जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएसएससी का जो सचिवालय सहायक का जीके जीएस का बूस्टर डोज चला रहे हैं। आज जो है इसका दूसरा वीडियो होगा, ठीक है। बूस्टर डोज यह दूसरा वीडियो जीके जीएस, इसमें जो है जीके जीएस का यह पूरा डिटेल डिस्कशन किया जाता है और यह जो है सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। सिर्फ सचिवालय सहायक नहीं, बिहार दरोगा देंगे, बीपीएससी देंगे, सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सारे के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले कुछ बता देना चाहते हैं कि ज्ञानदीप में मेरा जो भी छात्र छात्राएं पटना में हैं और वह सचिवालय सहायक की तैयारी करते हैं, तो एक मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, सचिवालय सहायक का परिश्रम बैच, जिसमें कि लुसेंट आपको पूरा याद करवाया जाएगा मात्र 45 दिन में, ठीक है। 45 दिन में पूरे के पूरे लुसेंट आपको याद करवाया जाएगा और यह 11 अक्टूबर 2022 से यह बैच प्रारंभ हो रहा है। इसका टाइमिंग जो है यह 6 से 7 पीएम में, ठीक है, 6 से 7 पीएम में। और इसका मोबाइल नंबर अगर बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और इसका फी मात्र जो है 499 रुपया है, मात्र 499 रुपया। एड्रेस देखेंगे, एड्रेस ज्ञानदीप लाल कोठी भिखना पहाड़ी जो पटना 8,06,, यहाँ पर जो आपका ये क्लास चलता है। तो आइए जल्द से ज्वाइन कीजिए। चलते हैं, देखते हैं आज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है ये। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाया था? तो अकाल राहत संहिता जो है तैयार करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बात करते हैं अगर मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल रहा यह 1325 से 1351 तक, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को यह एमबीटी भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित शासक था और यह मतलब कि जो भी काम करना चाहता था, काम इनका बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जो है इसका कोई काम जो है सफल नहीं होता था। इसको मोहम्मद बिन तुगलक को यह 4 काम के लिए जो है बहुत ही अच्छे से जाना जाता है। दोआब के क्षेत्रफल, ठीक है, दोआब जो होता है दो नदी का जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं दोआब, ठीक है। तो दोआब क्षेत्र पर यह क्या था, कर में जो है वृद्धि किया था और जिस साल यह कर में वृद्धि किया उसी साल क्या हुआ, अकाल पड़ गया, ठीक है। राजधानी परिवर्तन, यह दिल्ली से यह देवगिरी किया था। तो राजधानी परिवर्तन क्या था, तो उसमें एक फरमान भी जारी किया था यानी कि जनता की न अपने साथ साथ पूरे जनते को ले गया था, इसीलिए से यह भी इसका क्या होगा, राजधानी परिवर्तन भी सफल नहीं हुआ, चूंकि वहां जाने के बाद खाने का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी ये किसने करवाया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, देखिए सांकेतिक मुद्रा का कैसे, जैसे अभी 10 रुपये का नोट है उस पर 10 रुपये लिखा रहता है तो उसी को कहते हैं सांकेतिक, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये मोहम्मद बिन तुगलक, जब ये सांकेतिक मुद्रा चलाया तो बहुत सारे नकली नोट छप गया, तो ये भी ये क्या हो गया, इसका ये भी असफल हो गया। फिर एक था कराचिल एवं खुरासान अभियान, ठीक है। कराचिल एवं खुरासान अभियान जो किया था, तो यह जो है कुमायूं क्षेत्र में किया था और वहां पर जो चलाया था तो वहां पे क्या था, वहां के लोग जो थे वह क्या थे, मतलब पहाड़ी के क्षेत्र से छुप छुप कर वार करते थे, तो उसमें भी यह सफल उसका आक्रमण नहीं रहा। और इन्होंने ही एक अमीर कोही जो कि कृषि विभाग, ठीक है, कृषि विभाग से संबंधित है, यह अमीर कोही की भी स्थापना किया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां या जूना खां के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था, यह गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इतना ही। अगला पॉइंट चलते हैं, कराए के निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा कालीन नगर कौन सा जो है यह 3 भागों में विभाजित था? तो आपका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा था, यह होगा धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए धौलावीरा जो है यह कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में लूनी नदी के किनारे पड़ता है। लोथल जो है यह भोगबा नदी के किनारे, यह आपका गुजरात में ही पड़ता है। और बनवाली जो है यह राजस्थान में, कालीबंगा यह बनवाली हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगा जो है राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पड़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर
मतभेद के कारण, देखिए ध्यान में रखिएगा कि अनुशासन को लेकर के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंघ में विभाजित हो गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? यह हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में, और द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में, और यह कहाँ पर हुआ था? वैशाली में काला सूप के शासनकाल में, और इसका अध्यक्षता किया था सबाकामी ने। बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, यह हुआ था राजगृह में, ठीक है, और इसका अध्यक्षता किया था यह महाकश्यप ने। और किसके शासनकाल में हुआ था? यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति का। तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह कब हुआ था? तो यह 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह पाटलिपुत्र में ही हुआ था, और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मुगली पुत्र तीस ने किया था। बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति का। तो यह चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था यह 98 ईस्वी में हुआ था। यह कुंडलबंद जम्मू कश्मीर में, और इसका अध्यक्षता कनिष्क ने, कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? पहला कथन है वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित था, सही कहें। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक था, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है वैदिक आर्यों का समाज परिवार पर आधारित था, परिवार का स्वरूप जो था मातृसत्तात्मक नहीं था, यह पितृसत्तात्मक था। यह कथन गलत है, और गलत कथन को ही चुनने के लिए कह रहा है। और वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, यानी कि 1, 2 और 4 तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो तीसरा ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। देखिए इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को सर्च करें और उसको ज्वाइन कर लें, वहां पे सारे सेट का पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से मगध किस, ठीक है, मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो मगध के जो है किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी, तो वैशाली का राजधानी बनाया था किसने? यह शिशुनाग ने, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना भी शिशुनाग ने किया था, और यह अवंती एवं वत्स राज्य को मगध में मिलाया, और उसके राजधानी जो है कहाँ बनाया था? वैशाली। पुनः वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र किसने लाया था? यह कालाशोक ने लाया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, और यह सम्यक तप का वर्णन नहीं किया गया, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में यह संस्था एवं संचार का संबंध जो है किससे था? तो मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध यह गुप्तचर व्यवस्था से था। जो एक ही स्थान पर यह रहकर गुप्तचर का कार्य करता था उसको संस्था कहते थे, और जो घूम घूम कर कार्य करता था उसको संचार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में बिहार के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में बिहार के लिए जो प्रयोग हुआ कीकट और वात्तिका, ठीक है, कीकट और वात्तिका बिहार के लिए शब्द प्रयोग हुआ है किसमें? यह ऋग्वेद में। बात करते हैं अथर्ववेद में बिहार के लिए, बिहार क्षेत्र के लिए कौन सा प्रयोग हुआ था? तो यह अंग एवं मगध, यह किसमें? अथर्ववेद में। और विदेह जो है बिहार के लिए प्रयोग किया गया था यजुर्वेद में, इस सब को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इन्हें कीकट और वात्य ये किसमें? ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए, अंग एवं मगध ये किसमें? अथर्ववेद में, और विदेह जो है यजुर्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है कि पाल के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण किया था? तो पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण किया था? इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न। करे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करे। महाजनपद है और उसकी राजधानी है। तो आप लोग जानते हैं 16 महाजनपद है और उसकी राजधानी, तो देखिए अंग का तो चंपा सही है, बज्जी का होता है वैशाली, और राजगिरी यह मगध का, ध्यान में रखिएगा, मगध का राजगिरी है गिरिब्रज, गंधार का तक्षशिला, कुरु का इंद्रप्रस्थ,
ये सब क्या आपका सही है, लेकिन 2 नंबर गलत है। और कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो 2 होगा कि वज्जी का गिरिब्रज रे राजगिरी नहीं है, वज्जी का है वैशाली। अगर पूछे कि मत्स्य का कहाँ है, तो मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। काशी का वाराणसी, अवंती का उज्जैन, या महेशमती। यही सब जो आपका, इस सब को ध्यान में रखिएगा। अगला है कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, तो कौन सा 7 वर्ग में शामिल नहीं है, तो कौन सा, ये देखिए क्षत्रिय जो है यह शामिल नहीं है। तो मेगास्थनीज द्वारा जो 7 वर्गों में बांटा गया था वह किसान था, सैनिक था, कारीगर और शिल्पी, दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक, अहीर, निरीक्षक और सभासद, यह 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। अहीर, पहला है अहीर, दूसरा पहला किसान, दूसरा सैनिक, तीसरा कारीगर या शिल्पी, चौथा दार्शनिक, पांचवा अहीर, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। यह 7 वर्गों में विभाजित किया था। ऑप्शन आपका इसमें क्षत्रिय नहीं था। आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है, तो देखिए बाबर का मकबरा यह काबुल में है, यह कथन क्या हो गया गलत, ये स्थित नहीं है। औरंगजेब का है यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो ठीक है। जहांगीर का है शाहदरा लाहौर में, यानी कि 2 गो का मकबरा जो भारत में नहीं है, जहांगीर का और बाबर का। हुमायूं का है दिल्ली में, भारत में ही है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर का 42। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोना का सिक्का था, तो यह सबसे बड़ा सोना का सिक्का संसद था, जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था। अब देखिए इलाही सिक्का की बात करते हैं, तो यह अकबर द्वारा ही चलाया गया सोने का सिक्का, जिसका आकार जो होता था वह गोलाकार होता था। बात करते हैं रुपया का, तो रुपया जो है शेरशाह द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का था रुपया। और जलाली की बात करते हैं तो यह चांदी का वर्गाकार एवं चकोर टाइप का सिक्का था, जो कि किसने, अकबर ने ही चलाया था। अगला है 43 नंबर, करेक्ट कि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में करेक्ट कि असत्य क्या है, इन्होंने प्रत्येक सिख को 5 चमकार धारण करने का यह आदेश दिया था। यह कथन बिल्कुल क्या है, सही है। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया था। यह कथन भी क्या है, सही है। इन्होंने पाहुल प्रथा का शुरुआत किया था, यह भी कथन सही है। और कह रहा है कि इन्होंने सिख की अलग विवाह, ठीक है, सिख की अलग विवाह पद्धति लवन को यह प्रारंभ किया था, नहीं, यह किया था किसने, अमरदास, जो कि सिख के तीसरे गुरु थे। उन्होंने जो है हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति यह लवन जो है प्रारंभ किया था। तो यह किसने किया था, तीसरा सिख गुरु अमरदास ने। अब बात करते हैं यह सिख के जो यह 10वें गुरु हो रहे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह यह फारसी में जफरनामा भी लिखे थे। इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना में, और इसका मृत्यु हुआ था 1708 में। यह नंदेड़ के पास गुल खान नामक पठान ने इसका हत्या कर दिया था। ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 44। क्रैके ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो ये लांगल शब्द का प्रयोग जो है किया गया हल के लिए। हल के लिए क्या, लांगल। अनाज मापने वाले पात्र का उर्दर क्या कहा गया, उर्दर, ध्यान रखिएगा। गोबर खाद का के लिए प्रयोग किया गया करिय या फिर सकृत, करिय या सकृत। और बादल के लिए यह पर्जन्य, ठीक है, पर्जन्य, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पर्जन्य। नेक्स्ट एक है कि क्षणिकवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म या दर्शन से है। क्षणिकवाद का संबंध किस धर्म या दर्शन से संबंधित है, तो यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है। कह रहा है कि मगध साम्राज्य पर यह शासन करने वाले राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है, तो देखिए पहले आया था हर्यक वंश, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, और नंद वंश का महापद्मनंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना किया था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 47। मौर्य समाज के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है कि मौर्य समाज की स्थापना
321 ईस्वी नहीं हुआ था, 321 ईसा पूर्व यह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह कथन आपका ईस्वी नहीं, यहाँ पर ईसा पूर्व होगा, तो यही कथन क्या हो गया, गलत। और गलत कथन को ही चुनने के लिए कह रहा है, तो आपका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। लेकिन और कथन देख लेते हैं। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। यह कथन बिल्कुल सही है कि मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में यह प्राप्त अभिलेख में जो है अरमाइक एवं यूनानी लिपि का प्रयोग, देखिए दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में यह अरमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि एक भी गलत हो गया और आपका 4 भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई जाएगा, एक भी गलत और 4 भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, करे कि निम्नलिखित में किस तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है। तो 2 तीर्थकर है जिसका ऋग्वेद में वर्णित नाम है। तो पहला तो कौन है, यह ऋषभ देव, और एक है अरिष्टनेमी। ये दोनों का नाम का वर्णन जो है ऋग्वेद में है। और अरिष्टनेमी को यह भगवान कृष्ण का निकटतम सहयोगी माना जाता है। किसको, अरिष्टनेमी को। बात करते हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है यह प्रथम तीर्थकर था और इसका प्रतीक चिन्ह जो था वह सांड था। पारसनाथ, पारसनाथ यह 23वें तीर्थकर है जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प है। नेमिनाथ यह जो है 21वें और इसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। और अरिष्टनेमी जो है यह 22वें तीर्थकर है जिसका प्रतीक चिन्ह यह शंख है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अंतिम, ठीक है, प्रथम अंतिम तीर्थकर जो हुए वह महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, और यह 24वें तीर्थकर और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वह है सिंह। और बात करते हैं कि प्रथम जैन संगति तो 2 गो हुआ था। तो जैन संगति, प्रथम जैन संगति जो हुआ था वह 300 ईसा पूर्व में, यह पाटलिपुत्र और इसका अस्तुलभद्र ने अध्यक्षता किया था। और दूसरा जो हुआ था 512 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसका अध्यक्षता किया था क्षमा सरवन ने, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 49। चोलकालीन जो है उत्तर मेरुड़ अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि यह चोलकालीन उत्तर मेरुड़ यह अभिलेख के अनुसार सभा का जो सदस्य होता था उसका एलिजिबिलिटी होता था, योग्यता होता था, तो वह कौन सा असत्य है, असत्य को चुनना है। व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए था, प्रशासनिक मामलों में जानकारी के साथ ईमानदार भी होना चाहिए था, वेदों का ज्ञान होना चाहिए था, उसकी उम्र जो है 30 से 35 वर्ष नहीं, 30 से 70 वर्ष नहीं था, यह 35 से 70 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। यही कथन आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो यह समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था, विसेंट स्मिथ ने। और यह किस पुस्तक में कहा था, तो यह अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। और समुद्रगुप्त को यह आर्यावर्त के 9 एवं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। किसने, समुद्रगुप्त ने, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन का राय सही है। पहला कथन है कि इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने किया था, सही आंसर है। दूसरा है कदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी, यह भी सही है। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था, यह भी कथन क्या है, सही है। इन्हें तीनों कथन इसका सही है और इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता था, तो बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता था। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता था, और ठीक है, आत्मा की मान्यता नहीं था, ठीक है। और बौद्ध धर्म में संघ के सदस्य यह राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाता था, नहीं, ये सब को जो है इसमें वर्जित किया गया था, इसको सदस्य में शामिल नहीं किया जाता था। तो कौन सा कथन असत्य हो गया, यह डी, और डी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 53 नंबर प्रश्न पर। 53 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। देखिए, करें कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक तरफ है लेखक और दूसरा तरफ है पुस्तक। प्लिनी जो है, देखिए, पेरिप्लस ऑफ एथेरियंसी, इसका लेखक कोई अज्ञात समुद्री लेखक था जिसके नाम का अभी तक पता नहीं चला है। प्लिनी जो है
यह नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है, ठीक है, प्लिनी। टॉलमी भारत का भूगोल, सही है। कात्यायन गार्गी संहिता, अली अहमद चचनामा के अली अहमद, गार्गी संहिता के कात्यायन, भारत का भूगोल टॉलमी, और प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री का, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी, इसको ध्यान में रखिएगा। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, यह जो है कोई अज्ञात समुद्री लेखक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भूगोल से कुछ प्रश्न, इसको देखते हैं। कराए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन का चुनाव करें, ठीक है। पहला है कि 8 डिग्री चैनल यह मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है, बिल्कुल सही है। 9 डिग्री चैनल मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ये भी सही है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, यह भी कथन क्या है, सही है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करता है, नहीं, अंडमान को निकोबार को अलग करता है, यह कौन सा, 10 डिग्री चैनल। करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य है, तो सत्य कौन सा, 1 2 3 सत्य है और चौथा गलत है, तो 1 2 3 सत्य है, आपका सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए कह रहा है कि भारतीय हिमालय, चूंकि भारत क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी, देखिए भारत क्षेत्र में अवस्थित है, जिसका ऊंची चोटी कौन सा होगा, तो भारत क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी का रहा है, तो भारत क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी करके तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। कितना है, 8598 मीटर। और गॉडविन ऑस्टिन, यह है तो भारत में, लेकिन जो है यह पाक अधिकृत पीओके क्षेत्र में है, और इसकी ऊंचाई जो है यह 8611 है, 8611। अगर सिर्फ पूछता है कि भारतीय हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, यह गॉडविन ऑस्टिन K2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ब्रैकेट में भारतीय क्षेत्र की बात कर दिया, इसीलिए सबका कंचनजंगा होगा। और धौलागिरी की ऊंचाई की बात करते हैं तो यह 8172 मीटर है, 8172। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 है, अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितना है, 8091। और सबसे ऊंची चोटी यह माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो हो गया वह कौन हो गया, अब लद्दाख हो गया। पहले अंडमान निकोबार था, लेकिन अब लद्दाख हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया, लद्दाख हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 57। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक की, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यह भवानी नहीं है। भवानी किसकी है, कावेरी, कावेरी नदी की सहायक नदी है भवानी। और कावेरी का उद्गम जो हुआ है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पड़ता है कर्नाटक में, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो हुआ है चेमा युंगडुम ग्लेशियर से हुआ है, और जो है यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 916 किलोमीटर है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी कपेली, मानस, तीस्ता, लोहित, आपका दिबांग हो गया, सुमनश्री, पगलादिया और धनश्री, ये सब किसका सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि ब्रह्मपुत्र जो है यह कितने देश से होकर गुजरती है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कितने देश से होकर गुजरती है। रेगुर मिट्टी, अब देखिए रेगुर मिट्टी का क्षेत्र जो है किस राज्य में है, तो रेगुर मिट्टी का नाम और सुन लीजिए क्या क्या होता है। तो रेगुर मिट्टी को ही कहते हैं काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, यह लावा मिट्टी, ये सब नाम किसका है, रेगुर मिट्टी का ही, काली मिट्टी, ठीक है। ध्यान में रखा, काली मिट्टी का क्षेत्र जो है सबसे अधिक, अगर पूछता सबसे अधिक मिट्टी जो है काली मिट्टी पाया जाता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, यह गुजरात का है। ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा काली मिट्टी है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, लेकिन कपास जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गुजरात में। अब बात करते हैं कि काली मिट्टी का क्षेत्र जो है कौन कौन राज्य में पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बहुत सारे राज्य में जो है रेगुलर मिट्टी पाई जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ई। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है,
तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो होता है यह किस राज्य में, तो यह पंजाब में होता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर नॉर्मल पूछे कि सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, प्रति हेक्टेयर में पंजाब का ही है। अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, कराए निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए कि जिम कॉर्बेट यह राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है। तो जिम कॉर्बेट पड़ता है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ सॉरी जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट पड़ता है उत्तराखंड में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दाम्फा मिजोरम, रणथंभौर जो है राजस्थान में। जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है, तो जिम कॉर्बेट पड़ता है उत्तराखंड, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दाम्फा मिजोरम, रणथंभौर ये पड़ता है राजस्थान में। तो आज यहीं तक। ठीक है, बाकी फिर आपका डोज जो है बूस्टर डोज 3 में मिलेंगे फिर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही फायदा होगा इससे आपको। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।